Today we discuss about Introduction to Cloud Computing. This is part 1 of Unit 1st in Cloud Computing. First, what is cloud computing? Cloud computing is the demand availability of computer system resources, especially data storage and computing power, without direct active management by the user. सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? यह एक ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी है कंप्यूटर सिस्टम्स की, रिसोर्सेज की, डेटा स्टोरेज की एंड पावर की. जितना आप डिमांड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग क्लाउड के प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, आपको जो भी आप चाहते हैं, रिसोर्सेज चाहते हैं तो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे, डेटा स्टोरेज चाहो तो डेटा स्टोरेज मिलेगा. जो भी यूज़र क्या करेगा, क्लाउड प्रोवाइडर्स से डिमांड करेगा, उसके अकॉर्डिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, ऑन डिमांड क्लाउड के रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी उनको प्रोवाइड करवाएंगे विदाउट डायरेक्ट एक्टिव मैनेजमेंट बाय द यूज़र. बिना किसी यूज़र के डायरेक्ट एक्टिव होने के बजाय सारा काम कौन करेंगे, यहाँ पर क्लाउड के प्रोवाइडर्स करेंगे. द टर्म इज जनरली यूज टू डिस्क्राइब डेटा सेंटर अवेलेबल टू मैनी यूजर्स ओवर द इंटरनेट. जनरल टर्म क्या बताती है आपको कि बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं जिनमें आप क्या कर सकते हैं, आपके डेटा को स्टोर कर सकते हैं क्लाउड के प्रोवाइडर्स की हेल्प से ओवर द इंटरनेट. बस आपको क्या चाहिए, एक हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पर चाहिए, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, क्लाउड की जो सर्विसेज है उनको आप एक्सेस करोगे और इजीली क्या करोगे, अपने टास्क को परफॉर्म करोगे. द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ नेटवर्क of remote server hosted on the internet to store, manage, process the data rather than a local server or a personal computer. इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक लोकल सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर के बजाय आप एक रिमोट सर्वर पर क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपकी जो भी टास्क आप करना चाहते हैं, जो भी आपकी एप्लीकेशन आप रन करना चाहते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर पे आप काम करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि एवरीथिंग जो भी आप चाहते हैं वो सब आप क्या करेंगे, लोकल सर्वर और पर्सनल कंप्यूटर के बजाय एक रिमोट सर्वर पर क्या करोगे, उसको एक्सेस करोगे, रिमोट सर्वर से उसको एक्सेस करोगे. ये क्लाउड कंप्यूटिंग है. इसके अंदर आपको दिख रहा होगा बहुत सारी जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर अटैच हो रखी हैं. मोबाइल है, स्टोरेज है, सर्वर है, एप्लीकेशंस हैं, डेटाबेसेस हैं और आपके यहाँ पर क्लाउड्स हैं. कुछ प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और कुछ हाइब्रिड क्लाउड्स भी है यहाँ पर. तो इस तरीके से क्लाउड ने क्या किया हुआ है, हर एक एरिया के अंदर क्या किया हुआ है, अपने आप को डेवलप ईजीली किया हुआ है. द नीड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग की क्या नीड है. तो फर्स्ट इज एफिशिएंसी, कॉस्ट सेविंग, सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और सो मोर. और बहुत सारे हैं जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग क्या हो गई है, आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है. तो फर्स्ट इज़ एफिशिएंसी. बिना क्लाउड के इतना ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एफिशिएंसी बहुत मैटर करती है. जब आप कोई भी टास्क को कंप्लीट करते हैं तो आपका उसमें एफिशिएंसी का होना बहुत ज़रूरी है. ये आपको किसकी वजह से मिल पा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से अपन अपने काम को बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म कर पा रहे हैं. नेक्स्ट इज़ कॉस्ट सेविंग. कॉस्ट सेविंग का क्या मतलब है, कैसे अपन कहेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से अपनी कॉस्ट सेव हो रही है. क्योंकि आपने देखा कि जब आप कोई भी हार्डवेयर परचेज़ करते हो मार्केट से, या फिर कोई भी आप इस तरीके की डिवाइस मार्केट से परचेज़ करते हो, तो वो क्या होती है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. जबकि यदि आप क्लाउड के वेंडर से या क्लाउड के प्रोवाइडर से क्या करते हैं, उस चीज़ को रेंट पे ले लेते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसके बदले बहुत नॉमिनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं और आप क्या कर सकते हैं, उस सर्विस को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. तो इसीलिए अपन कह सकते हैं कि क्लाउड जो है वो क्या है, आपका कॉस्ट सेविंग भी है. नेक्स्ट इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी बहुत मेन कंसर्न है क्लाउड के अंदर, कि यदि आप सब चीज़ें क्लाउड पर आप ट्रस्ट कर रहे हैं, सब चीज़ें आप क्लाउड से ले रहे हैं, जो भी सर्विस आप सॉफ्टवेयर या प्लेटफॉर्म जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आप क्लाउड से ले रहे हैं, लेकिन वो सिक्योर ही नहीं है, तो क्या आप उसको यूज़ करोगे, नहीं करोगे. तो इसीलिए क्लाउड का सिक्योर होना एक क्या है, बहुत ही मोर इम्पॉर्टेंट कंसर्न है इसके अंदर. तो इसीलिए सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ईजी टू एक्सेस, ईजी टू यूज़. फ्लेक्सिबल है बहुत ही, कोई भी इजीली क्या कर सकता है, सर्विसेज को यूज़ कर सकता है. स्केलेबिलिटी. स्केलेबिलिटी मीन्स क्या है यहाँ पर, कि ऐसा नहीं है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो फिक्स हैं, जितना आप चाहते हैं उतना आप क्या कर सकते हैं, उनको ले सकते हैं. जितना आप कम करना चाहें कम कर सकते हैं, जितना आप बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं. कहने का मतलब क्या है, स्केलेबल है. नेक्स्ट इज डिज़ास्टर रिकवरी. यहाँ पर एक और फैसिलिटी भी है, यदि कभी कोई डिज़ास्टर आता है तो उसको किस तरीके से रिकवर करना है, ये पहले से क्या हो रखा है, पूरा उसका प्लान पहले से पूरा ही डिज़ाइन किया जाता है. नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. और क्या करता है, जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी है उसको क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है क्लाउड, बिकॉज अपन को बहुत कम कॉस्ट पे करना पड़ रहा है.
एफिशिएंट है, सिक्योर है, स्केलेबल है, इसलिए क्या हो रहा है, इसके थ्रू जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। इसीलिए अपन को क्या हो गया है, क्लाउड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, इसीलिए सब कोई क्या कर रहा है, क्लाउड को यूज़ कर रहा है। एवरीबडी यूज़ द क्लाउड एंड माइग्रेट इनटू द क्लाउड। नेक्स्ट टॉपिक इज नटशेल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अपन यहाँ पर ब्रीफ में देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे क्या है, अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज नटशेल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। जैसा मैंने आपको बताया, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या यूज़ करते हैं, क्या होता है उसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मीन्स क्या हो जाएंगे, आपके यहाँ पर डिस्क हो जाएंगी, आपकी सीपीयूज हो जाएंगे, आपके यहाँ पर प्रोसेसर्स हैं आपके, ये सब क्या हो जाएंगे, हार्डवेयर हो जाएगा, मेमोरी वगैरह। और सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएगा, किस आप सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर हो जाएगा। दैट आर डिलीवर्ड एज अ सर्विस ओवर द इंटरनेट, जो कैसे आपको डिलीवर किया जाएगा, ओवर द इंटरनेट। मेन थिंग और इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब भी आप क्लाउड पर काम करेंगे तो आपके पास में हाई स्पीड इंटरनेट होना ज़रूरी है। विदाउट इंटरनेट आप कोई भी क्लाउड की सर्विस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप क्लाउड पर माइग्रेट नहीं कर सकते हैं। इन दिस वी डिस्कस द एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स। यहाँ पर अपन 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे नटशेल के अंदर। एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज देखेंगे अपन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्लाउड के, और अपन क्या देखेंगे, इसके फीचर्स देखेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एनेबलिंग टेक्नोलॉजी इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो कौन कौन सी यहाँ पर एनेबलिंग टेक्नोलॉजीज है जो क्लाउड यूज़ कर रहा है? ब्रॉडबैंड नेटवर्क एंड इंटरनेट आर्किटेक्चर। क्या मतलब है इसका, कि जितने भी आपका नेटवर्क है वो कैसा है, बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही क्या हुआ है, स्प्रेड हो रखा है ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। तो इससे ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह पे रहकर केवल क्लाउड की सर्विसेज को यूज़ कर पा रहे हैं। इसमें क्या है कि आप कहीं भी, एनी वेयर, एनी प्लेस, आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड के नेटवर्क यानी क्लाउड की फैसिलिटीज़, क्लाउड की सर्विसेज को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। डेटा सेंटर टेक्नोलॉजीज़, एक चीज़ क्या है कि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं जहाँ पर क्या कर रखा है, क्लाउड के वेंडर्स ने अपने अपने डेटा को स्टोर करके रख रखा है। जो बहुत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 या 2 रैक होती है, उनके पास क्या होती है, बहुत सारी रैक्स होती हैं। रैक्स के अंदर क्या किया जाता है, आपका डेटा स्टोर करके रखा जाता है, और वो रैक्स क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे से आइसोलेट होती हैं। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड के अंदर अपन क्या देखेंगे, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज भी देखेंगे। वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि आप क्या कर सकते हैं, एक ही फिजिकल डिवाइस के ऊपर बहुत सारे वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा आपके फिजिकल डिवाइस के ऊपर। आप वर्चुअली क्या कर सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके आप उस पर ईजिली काम कर सकते हैं। वेब टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारे वेब टेक्नोलॉजीज़ वेबसाइट्स पर ये है, आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से इन टेक्नोलॉजीज़ को ले सकते हैं और अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टी टेनेंट टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, कि ये एक रिसोर्स पूलिंग के जैसा है। अपन आगे देखेंगे रिसोर्स पूलिंग क्या चीज़ है। ये उसी के जैसा है कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और बहुत सारे यूज़र्स हैं उसको यूज़ करने के लिए। तो क्या होगा, हर एक यूज़र क्या कर सकता है, उन रिसोर्सेज को ईजिली यूज़ कर सकता है। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि सपोज़ करो एक बिल्डिंग के अंदर एक स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल तो एक ही है और बिल्डिंग एक ही है, लेकिन वहाँ पर जो फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं वो क्या है, बहुत सारे हैं, और रिसोर्स लिमिटेड है, बिकॉज एक ही पूल है। तो क्या कर सकते हैं, हर कोई अकॉर्डिंग टू मतलब स्पेस देख के क्या कर सकता है, उस स्विमिंग पूल को ईजिली यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी हैव 5 कोर की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर 5 कोर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट इज ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस इज अ प्रोसेस थ्रू विच द कंज्यूमर कैन प्रोविजन the computing capabilities automatically as needed without human intervention. It means what, कि आप क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड। जो भी कंज्यूमर है वो अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में बता सकता है कि मुझे भाई ये चाहिए, मैं ये सॉफ्टवेयर चाहता हूँ, ये प्लेटफॉर्म चाहता हूँ। जो भी उसकी डिमांड होगी अकॉर्डिंग टू ऑन डिमांड, तो क्या करेंगे जो क्लाउड के प्रोवाइडर्स हैं, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन वो उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट इज अ ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। Broad network access means that the resources are available to be accessed from a wide variety of devices such as mobile phone and tablets. अपन क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अपन रिसोर्सेज को ईजीली अवेलेबल हैं अपने पास रिसोर्सेज, उनको अपन एक्सेस कर सकते हैं। कैसे, विद द हेल्प ऑफ सम डिवाइसेस लाइक मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स, आईपैड, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपना जो भी आप सर्विस चाहते हैं, जो भी रिसोर्सेज अपन चाहते हैं, उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सच डिवाइसेस।
Next is resource pooling. Resource pooling can be achieved by applying multi-tenant model where a cloud provider pools its resources to serve multiple cloud consumer. जो मैंने आपको भी एग्जांपल दिया था, एक बिल्डिंग के अंदर भाई स्विमिंग पूल, इसको क्या कर सकते हैं, बहुत सारे जो यूज़र हैं, मल्टीपल यूज़र क्लाउड के, वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. तो वही क्या है, आपका रिसोर्स पूलिंग है. नेक्स्ट इज रैपिड इलास्टिसिटी. Elasticity means the ability to scale up and scale down based on the consumer resources requirement. क्या मतलब elasticity का, इलास्टिक के जैसा है, जितना आप उसको खींचेंगे और जितना आप उसको छोड़ेंगे. तो जब खींचोगे तो क्या हो जाएगा, स्केल अप हो जाएगा, जब आप छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, स्केल डाउन हो जाएगा. तो वैसे ही है, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ कंज्यूमर क्या होता है, इसके अंदर स्केल अप और स्केल डाउन होता रहता है. जितनी सर्विसेज आपको चाहिए उतना वो आपको प्रोवाइड कराएगा, जितना नहीं चाहिए वो क्या होती जाएंगी, आपकी डाउन होती जाएंगी. स्केलेबिलिटी कैन बी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. दो तरीके से हो सकती है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी मीन्स टू ऐड एंड रिमूव द रिसोर्सेज फ्रॉम रिसोर्स पूल. आप पूरे के पूरे रिसोर्स पूल के अंदर से ही क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को ऐड भी कर सकते हैं और रिसोर्सेज को रिमूव भी कर सकते हैं. जबकि वर्टिकल इलास्टिसिटी के अंदर क्या होगा, the vertical elasticity means to add and remove resources from an existing node or server. हॉरिजॉन्टल में आप क्या कर रहे थे, पूरे की पूरे रिसोर्स पूल के अंदर से ही अपन ऐड और रिमूव कर रहे थे. जबकि वर्टिकल के अंदर क्या होगा, आप जिस सर्वर के अंदर हैं या फिर आप जिस नोड पे काम कर रहे हैं, आप वहीं से क्या कर सकते हैं, रिमूव या ऐड कर सकते हैं रिसोर्सेज को. आप पूरे के पूरे पूल के अंदर काम नहीं कर सकते हैं इन केस ऑफ वर्टिकल इलास्टिसिटी. नेक्स्ट इज मीजर्ड सर्विस. इसका मतलब क्या है, इसको अपन मीटर सर्विस भी बोलते हैं, जिसके अंदर आप क्या करोगे, जितना अकॉर्डिंग टू डिमांड आप जो यूज़ करोगे उन सर्विसेज को, उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बदले बिल पे करना पड़ेगा. आपको पूरे के पूरे जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनके बदले पूरा की पूरा पे नहीं करना पड़ेगा. देख लेते हैं एक बार. क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेस्ड ऑन यूटिलिटी कंप्यूटिंग, मीन्स that the resources usage is controlled and measured to support transparency between the cloud service providers and the consumer. इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट जैसा अपन कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बहुत ही इसके अंदर है कि जो जितना आप क्लाउड की सर्विस आपको प्रोवाइड करवाएंगे और जितना कंज्यूमर यूज़ करेगा उतना ही क्या करना पड़ेगा, आपको उसके बदले पे करना पड़ेगा. इट इज़ वाइटल फॉर बिलिंग, एक्सेस कंट्रोल, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी प्लानिंग. इसके अंदर वही चीज़ है, आपको जितना बिल होगा वही करना होगा, जितना आपके पास एक्सेस है आप उतना ही एक्सेस कर पाओगे. रिसोर्स को मैनेज करना होगा और आपकी कैपेसिटी के लिए प्लान करना होगा कि कितना आप यूज़ करना चाहते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज फीचर्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग. देयर आर 10 फीचर्स हेयर. फर्स्ट इज रिसोर्स पूलिंग. जैसा मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे रिसोर्सेज में से आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिमांड अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. ऑन डिमांड, जितना आप डिमांड करेंगे उतना आपको सर्विसेज दी जाएंगी. थर्ड इज़ ईजी टू मेंटेनेंस. आपको कोई मेंटेनेंस की टेंशन नहीं है. यहाँ पर जो भी क्लाउड के प्रोवाइडर्स आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं वही यहाँ पर क्या करेंगे, उन सर्विसेज को या फिर उन सॉफ्टवेयर्स को मेंटेन करेंगे. लार्ज नेटवर्क एक्सेस, बहुत ही ब्रॉड नेटवर्क है, बता चुकी हूँ मैं आपको, ब्रॉड नेटवर्क है, बहुत ही लार्ज नेटवर्क है, जिसमें क्या हो सकता है, बहुत सारे यूज़र क्या हैं यहाँ पर उसके नीचे ज्वाइन किए हुए होते हैं. नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी. ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए अवेलेबल है. जितने टाइम के लिए आप पे करेंगे उतने टाइम के लिए आप देख सकते हैं कि आपकी जो भी आपने सॉफ्टवेयर या जो भी आपने एप्लीकेशन से जो भी आपने यूज़ किए सर्विसेज, उनको आप क्या कर सकते हैं, तब तक आप यूज़ कर सकते हैं जब तक आप उसके बदले पे करेंगे. नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक सिस्टम. ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, इकोनॉमिकल, बहुत ही इकोनॉमिक है, सिक्योर है. जितना आप एक्सेस करेंगे उतना ही आपको पे करना है, पे एज यू गो. एंड मेजर्ड सर्विस, जितना आपने यूज़ किया है उतना ही आपका बिल होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा. दिस ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ क्लाउड. नेक्स्ट एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज माइग्रेशन इनटू क्लाउड. Cloud migration is the process of moving data, application or other business element to a cloud environment. There are various types of cloud migration and enterprises can perform. Migration का मतलब सबको पता है, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यही मतलब होता है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करना इज कॉल्ड माइग्रेशन. तो यहाँ पर क्या मूव होगा,
आप यूज़र हैं, आप क्लाउड पर माइग्रेट करेंगे। कहने का मतलब या तो आप अपने डेटा को स्टोर करवाने जाओगे वहाँ पर क्लाउड पर, या फिर आप क्या करोगे, क्लाउड से कुछ सर्विस लोगे, यानी कि कोई एप्लीकेशन लेना चाहोगे या फिर कोई सॉफ्टवेयर लेना चाहोगे या कुछ भी जिसकी भी आपको नीड होगी अकॉर्डिंग टू डिमांड, आप क्या करोगे, क्लाउड के प्रोवाइडर्स के पास जाओगे। यानी कि या तो यूज़र से क्लाउड पर माइग्रेट करोगे या क्लाउड से यूज़र की तरफ आएगा, कैसे भी आप कर सकते हो। सर्विसेज आएंगी तो वो माइग्रेट हो रही है वहाँ से, आप जाओगे तो यहाँ पर आपका डेटा वहाँ पर माइग्रेट होगा। तो क्या बोला मैंने, क्लाउड माइग्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा। क्या चीज़ है, प्रोसेस ऑफ मूविंग डेटा। डेटा क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, एप्लीकेशंस मूव हो रही हैं, एंड अदर बिजनेस एलिमेंट, और क्या हो रहे हैं, दूसरे बिजनेस जो भी आप बिजनेस में जो एलिमेंट्स काम आने वाले हैं वो सब क्या हो रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं अब क्लाउड एनवायरनमेंट, क्लाउड के एनवायरनमेंट के अंदर। देयर आर वेरियस स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। वन कॉमन मॉडल इज ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन फ्रॉम अ लोकल ऑन प्रोमाइसेस डेटा सेंटर टू पब्लिक क्लाउड। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक प्रोमाइसेस से दूसरे प्रोमाइसेस के अंदर क्या कर रहे हैं, डेटा को और एप्लीकेशंस को ट्रांसफर कर रहे हैं। क्लाउड माइग्रेशन डिस्क्राइब द मूव फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस और लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर टू द क्लाउड। इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, ऑन प्रोमाइसेस से डेटा को क्लाउड पर मूव करवा रहे हैं। However, the term can also apply to a migration from one cloud to another cloud। क्या मतलब है कि आप एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पर डेटा को इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन। देयर आर 7 स्टेप मॉडल फॉर माइग्रेशन इनटू क्लाउड। यहाँ पर क्या है, आपका 7 स्टेप मॉडल है, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप क्लाउड पर माइग्रेट करोगे। फर्स्ट इज कंडक्ट क्लाउड माइग्रेशन असेसमेंट। सबसे पहले क्या होगा, असेसमेंट होगा, देन आइसोलेशन, then mapping, then re-architect, then leverage, then test, and last is the optimization. So here with the help of this diagram you can easily understand how to be migrate from a how to migrate into a cloud. First here is a start किससे होगा, आपके assessment से, then isolate, then mapping, then re-architect, then augment, then test और then optimize with the end. First is assessment. Migration start with an assessment of the issue relating to migration, the application, code, design and architecture level. Assessment में क्या क्या इशू आ सकते हैं relating to migration, applications क्या आ सकता है, कोड का आ सकता है, डिज़ाइन का हो सकता है और आर्किटेक्चर का लेवल हो सकता है। Moreover, assessment are also required for tools being used, functionalities, टेस्ट केसेस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एप्लीकेशन। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी, टेस्ट केसेस आ सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। इनकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर बताई गई हैं। उनको क्या करना होगा, आपको क्लाउड पर माइग्रेट करने से पहले उनको पहले से ही असेस कर लेना होगा। द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर माइग्रेशन एंड द करस्पॉन्डिंग प्राइसिंग डिटेल्स विद हेल्प ऑफ द असेसेस दीज इशूज़ प्रॉपरली। आप क्या करेंगे, इन सारे इशूज़ को पहले से ही प्रॉपरली क्या करोगे, असेस करके रखोगे। यदि आपको कोडिंग में प्रॉब्लम है तो आप पहले से चेक करेंगे, डिज़ाइनिंग में प्रॉब्लम है तो पहले से, कोई फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है किसी एप्लीकेशन की में, तो यहाँ पर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ असेसमेंट यू कैन चेक एवरीथिंग बिफोर माइग्रेटिंग इनटू क्लाउड। सेकेंड इज आइसोलेट। The second step is the isolation of all the environment and these include library, applications and architectural dependencies. This step result is better understanding of the complexity of migration. इससे क्या होगा, जब भी आप माइग्रेशन की तरफ पहुंचोगे, जब भी आप माइग्रेट करोगे तो आइसोलेशन एक ऐसा स्टेप्स है जो आपको क्या करेगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करेगा, जिससे आप क्या कर सकते हैं, ईजिली क्लाउड पर मूव करने में आपकी हेल्प करेगा। मैप A mapping construct is generated to separate the component that should reside in the captive data center from ones that will go into the cloud। ये क्या करेगा, मैपिंग करेगा, 1 to 1 मैपिंग करेगा। ऐसा नहीं होगा कि सब चीज़ क्या हो जाएंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगी, सब कुछ क्या रहेगा, आइसोलेट रहेगा विद द हेल्प ऑफ मैपिंग। Re-architect, it is likely that a substantial part of the application has to be re-architect and implemented in the cloud। यदि कोई प्रॉब्लम आएगी तो वापस से उसको क्या किया जाएगा, re-architect किया जाएगा और उसको वापस से implement किया जाएगा in the cloud। This can affect of the functionalities of the application and some of these might be lost। ये किसकी वजह से होगा, इसमें क्या हो सकता है, कुछ फंक्शनलिटी आपकी अफेक्ट भी हो सकती है, कुछ एप्लीकेशन आपकी लॉस्ट भी हो सकती है जब आप क्या करोगे, माइग्रेट करोगे क्लाउड पे। Augment, the features of the cloud computing service are used to augment the applications. Next is test.
वंस द आर्ग्यूमेंटेशन इज डन, जब आपका आर्ग्यूमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, द एप्लीकेशन नीड टू बी वैलिडेट एंड टेस्ट। अपन यहाँ पर क्या करेंगे, एप्लीकेशन को वैलिडेट करेंगे और टेस्ट करेंगे। दिस इज टू बी डन यूजिंग अ टेस्ट स्क्रिप्ट फॉर द एप्लीकेशन इन द क्लाउड। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन। The test result from the last step can be mixed and so require iteration on optimization. It may take several optimization iteration for the migration to be successful. It means what? इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सारे स्टेप्स को मिक्स करेंगे और उसको क्या करेंगे, उसके इटरेशन को देखेंगे कितनी बार सेम चीज़ें बार बार इटरेशन में आ रही हैं और क्या लास्ट में आपको ऑप्टिमाइज मिला। कहने का मतलब यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो भी रिजल्ट मिल के आ रहा है सक्सेसफुली वो क्या होना चाहिए, आपका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए। तो these all about the steps of migration into cloud. Next is challenges and risk in migration into cloud. जब आप क्लाउड पर मूव करते हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस मिलते हैं और क्या क्या रिस्क आती है उसके बीच में, वो अपन यहाँ पर अभी वन बाय वन देख लेते हैं। मेन चैलेंजेस इन क्लाउड सिक्योरिटीज आर, कौन कौन से चैलेंजेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट इज सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, एनर्जी एफिशिएंट, लोड बैलेंसिंग, स्केल मैनेजमेंट, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी एंड ग्रीन आईटी इश्यूज। फर्स्ट क्या है, सिक्योरिटी। ऑब्वियस बात है, क्या चैलेंज आएगा आपके सामने, सबसे पहले सिक्योरिटी का, कि सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्लाउड के जो वेंडर्स हैं वो आपको क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि भाई जो भी आप सर्विस मुझसे लेना चाहते हो वो पूरी तरह क्या है, सिक्योर है, किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर डाउट नहीं है। परफॉर्मेंस देखी जाएगी कि जिस भी क्लाउड पे आप सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, जहाँ पर भी आप माइग्रेट करना चाह रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस क्या है आप पहले से ही चेक करके रखेंगे। उसके बारे में पूरी आप हिस्ट्री रखेंगे, पूरी डिटेल्स रखेंगे उसके बारे में कि क्या उसने परफॉर्मेंस अब तक दी है, जो भी यूज़र उसके पास गया है तो उसने किस तरीके की परफॉर्मेंस वहाँ पर दी है। एनर्जी एफिशिएंट लोड बैलेंसिंग, की एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा उसमें एनर्जी लग रहा है वहाँ पर उस क्लाउड पे। स्केल मैनेजमेंट, ईजिली वो स्केल अप और स्केल डाउन की फैसिलिटी रखते हैं या नहीं रखते हैं। सर्विस लेवल एग्रीमेंट उनके पास है या नहीं, कहने का मतलब सारे रूल और रेगुलेशन वहाँ पर डिसाइड किए गए या नहीं किए गए। यदि कोई डाउन होगा, कोई सर्विस डिज़ास्टर होगा तो वो क्या करेंगे, कहने का मतलब सारा एक लीगल पेपर उनकी तरफ से आपको दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है। इंटरऑपरेटेबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी मीन्स कि जब भी आप जहाँ पर भी जाकर आप काम करना चाहते हैं वहाँ पर आप इजीली, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर आपको उस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, उस तरीके का प्लेटफॉर्म चाहिए तभी आप अपना टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आप पहले चेक करेंगे कि वो इंटरऑपरेटेबिलिटी और पोर्टेबल है या नहीं है। और ग्रीन आईटी इशू मीन्स कि ये क्या है, आपका एनर्जी सेविंग है या नहीं, वाटर रिसाइकलिंग की फैसिलिटी है या नहीं, और एनर्जी आपकी जो है वो सेविंग है या नहीं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जो आपका आईटी है उसकी वजह से कोई उसको प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, वो ग्रीन आईटी रहेगा या फिर नहीं रहेगा। नेक्स्ट इज माइग्रेशन रिस्क इंक्लूड, कौन कौन से माइग्रेशन के टाइम पर आपको रिस्क आपको देखने पड़ेंगे, क्या क्या रिस्क यहाँ पर इंक्लूड किए गए एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन, परफॉर्मेंस आपको पहले ही चेक करना होगा कि डिग्रेड नहीं होना चाहिए। यदि आप क्लाउड पर मूव कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं, आप एक अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी और एक अच्छी एफिशिएंसी के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, परफॉर्मेंस और स्पीड आपकी दोनों एक्यूरेट होना चाहिए। तो आप पहले ही चेक करेंगे कि परफॉर्मेंस एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन क्या नहीं होना चाहिए, डिग्रेड नहीं होना चाहिए। बिजनेस कंटिन्यूटी प्रॉब्लम भी आ सकती है, कि सपोज करो कोई डिज़ास्टर हुआ, उसकी वजह से क्या हो गया, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आप किस तरीके से उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। डिज़ास्टर रिकवरी फेलियर को अपन को देखना होगा कि एट द टाइम ऑफ, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तब या फिर बाद में या फिर पहले, बिफोर आफ्टर एंड ड्यूरिंग, तीनों आपको ध्यान में रखने होंगे कि कभी भी कोई डिज़ास्टर आता है तो उसे किस तरीके से रिकवर किया जाएगा। और नेक्स्ट इज माइग्रेशन फेलियर, यदि आप माइग्रेट कर रहे हैं उस टाइम पर ही फेलियर हो गया, उस टाइम पर ही आपका डेटा क्लाउड पर मूव नहीं हो पाया तो क्या होगा। तो दीज आर द रिस्क व्हेन यू माइग्रेट इनटू द क्लाउड। नेक्स्ट इज ethical issues in cloud computing. There are multiple technologies criteria affecting ethical issue in cloud. बहुत सारे यहाँ पर ethical issues हैं। फर्स्ट इज डेटा प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी, डेटा बैकअप्स, सर्विस कंटिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी। तो वन बाय वन वी डिस्कस अबाउट दिस ऑल। फर्स्ट इज डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी also called information privacy is the aspect of information technologies that deal with the ability an organization or individual has to determine what data in a computer system can be shared with the third party.
डेटा प्राइवेसी इज़ बहुत ही मोर इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। इसको अपन क्या भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी भी बोलते हैं, जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास एक ऐसी एबिलिटी है, वो क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को शेयर कर सकते हैं थर्ड पार्टी को। बट डेटा क्या रहना चाहिए, आपका प्राइवेट रहना चाहिए और सिक्योर रहना चाहिए। कोई भी थर्ड पार्टी को अपना डेटा सेंड कर सकता है, लेकिन आपको देखना होगा कि बीच में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अटैकर तो नहीं है जो क्या कर रहा है, आपके डाटा को वहाँ से हैक कर रहा है। तो डेटा शुड बी सिक्योर एंड प्राइवेट। डेटा सिक्योरिटी refers to the process of protecting data from unauthorized access and डेटा करप्शन थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। क्या ध्यान रखना होगा कि कोई भी जो अनऑथराइज एक्सेस है, यानी कि जो अनऑथराइज पर्सन है, जो ऑथराइज नहीं है उस एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए, किसी के लिए भी आपको चेक करना होगा कोई अनऑथराइज एक्सेस तो नहीं हो रहा है जो क्या करेगा, आपकी पूरे की पूरे डेटा को करप्ट करेगा। Data security include data encryption, tokenization, and key management practices that protect data across all the application and the platform। यहाँ पर कुछ आपको सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज यहाँ पर बताई गई हैं। डेटा एनक्रिप्शन बताया गया है, टोकेनाइजेशन बताया गया है एंड की मैनेजमेंट बताया गया है। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, जिसमें आप क्या करेंगे, बहुत सारी एल्गोरिथम्स यूज़ कर सकते हैं, MD5 यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अपन आइडिया यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारी एल्गोरिथम्स हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ करके डेटा को इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर सकते हैं। टोकन के थ्रू कर सकते हैं, टोकन आप साथ में अटैच करके भेजेंगे, या फिर आप यहाँ पर की यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक की, प्राइवेट की, इस तरीके की बहुत सारे की है। टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, साइफर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को आप इजीली बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेटा बैकअप्स। अ डेटा बैकअप्स इज द रिजल्ट ऑफ कॉपिंग एंड अचीविंग files and folders for the purpose of being able to restore them in case of data loss। आप क्या करते हैं, डेटा यदि आपका लॉस होगा उससे पहले ही आप क्या करते हैं, अपनी जो रिजल्ट्स हैं उनकी कॉपी रखते हो और उनकी बहुत सारी फाइल्स बना के रखते हो, फोल्डर्स बना के रखते हो, उनको आप स्टोर करके रखते हो कहाँ पर, क्लाउड के ऊपर। यदि कोई फाइल लॉस होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको दोबारा क्लाउड से एक्सेस कर सकते हैं। Data loss can be caused by many things ranging from a computer virus to hardware failure to file correction, fire, फ्लड एंड थेफ्ट। कैसे कैसे आप डेटा आपका लॉस्ट हो सकता है, या तो कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाएगा, कंप्यूटर के अंदर वायरस हो गया, फाइल करप्ट हो गई, या फिर कोई फायर हुआ, फ्लड हुआ, या फिर थेफ्ट हुआ। तो इस तरीके से आप, यदि आपने कहीं पर डेटा को बैकअप रखा हुआ है किसी भी क्लाउड के ऊपर, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को वहाँ से ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सर्विस कंटिन्यूटी एंड अवेलेबिलिटी। IT service continuity is less a reactive response to catastrophic events and more focus on the nearly continuous availability of IT services. Once your range of recovery objective is determined, it often helps to develop an IT availability and service continuity catalogs। यदि आपने क्या कर लिया, एक बार डिसाइड कर लिया कि इस रेंज तक आप क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ डेवलपर्स आप क्या कर सकते हैं, उस काम को कंटिन्यू कर सकते हैं और इजीली अवेलेबल कर सकते हैं, आप चाहे कहीं पर भी हो। थैंक यू।